राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरें पर संभलना तो पड़ेगा। राह अनजान है पर चलना तो पड़ेगा, गिरोगे खाकर ठोकरें पर संभलना तो पड़ेगा। बस सीखते रहो ठोकरों से जिंदगी की कुछ सबक, दूर खड़ी मंजिल को भी पास आना ही पड़ेगा, दूर खड़ी मंजिल को पास आना ही पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 4। देखिए बोर्ड पे कुछ नोटेड पॉइंट है। एमआरपी, सीपी, एसपी, प्रॉफिट और लॉस। ये इसका आवश्यकता इसलिए पड़ता है क्योंकि परसेंटेज चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। परसेंटेज ऐसा चैप्टर इसमें 3-4 चैप्टर आ जा रहा है, तो इसमें इस पॉइंट पे फोकस करना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये देखा जाता है। तो देखिए दिया है एमआरपी। एमआरपी क्या है? एमआरपी कहने का मतलब क्या? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसी को अंकित मूल्य, छापा मूल्य या सूची मूल्य भी कहा जाता है। तो एमआरपी है क्या? तो जिस वस्तु पर दाम लिखा रहता है, कोई वस्तु है उस पर देखे होंगे एमआरपी लिखा रहता है, यानी दाम लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, तो वही उसका क्या हो गया? एमआरपी हो गया। और एमआरपी में मैक्सिमम रिटेल प्राइस से इससे ज़्यादा में बेचने का ऑर्डर नहीं है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस या एमआरपी से ज़्यादा में उस वस्तु को बेचना सही नहीं है। आप चाहे कोई भी उस पर छूट दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा में बेचा नहीं जा सकता है, इसीलिए उसको एमआरपी बोला जाता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और देखिए सीपी क्या हुआ? सीपी माने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? इसको रेटना नहीं है, खाली थोड़ा समझ लेना है। देखिए जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस रेट से कोई वस्तु खरीदा है, जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, कपड़ा लत्ता जो भी, साग सब्जी, तो आपके लिए क्या हो गया? वो क्रय मूल्य हो गया। जितना भी दाम में आप खरीद रहे हैं वो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य देखिए सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य जिस रेट से कोई वस्तु को बेचा जाएगा। जैसे दुकानदार अगर बेच रहा सामान, तो दुकानदार का सामान जो है जितना भी रुपया का है, जो जिस दाम पर वो बेच रहा है, वो उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी वो बेच रहा है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। कोई व्यक्ति उसे खरीद रहा है सामान, यानी ग्राहक उसे जब खरीद रहा है, तो वही सामान का दाम उसके लिए वो हो जाएगा क्रय मूल्य। जैसे हम गए मार्केट, कोई सामान खरीदे 10 रुपया में, 10 रुपया में हम खरीदे, तो मेरे लिए ये हो जाएगा क्रय मूल्य, लेकिन वही दुकानदार के लिए हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक। आप देखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? जब कोई वस्तु कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाएगा। जब कोई वस्तु कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो स्वाभाविक है कि लाभ होगा। तो इसको रेटना पड़ता था कि प्रॉफिट यानी लाभ बराबर क्या? क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य, कि विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य। तो इस पे कभी कभी फंस जाता था, तो इसको रेटना नहीं है। हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेच दिए, तो स्वाभाविक है कि हमें लाभ होगा। तो ज्यादा में बेचे कहने का मतलब क्या? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को निकाल देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। तो फॉर्मूला को नहीं रेटना, देखना है कि अगर वस्तु ज्यादा हम कम में खरीद रहे, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो वह स्वाभाविक है कि लाभ होगा। और देखिए यहाँ लॉस है। जब कोई वस्तु ज्यादा में खरीद कर कम में बेच दिया जाता है, ज्यादा में खरीद के कम में बेच देगा तो क्या होगा? लॉस होगा। तो इसमें फॉर्मूला रेटने का जरूरत नहीं है कि हानि बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य घटो क्रय मूल्य, कि क्रय मूल्य घटो विक्रय मूल्य। तो स्वाभाविक है जब हम कोई वस्तु ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेच देंगे, तो वहां हमें हानि हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। देखेंगे प्रश्न बनाते समय कभी अमाउंट का केस और भाव का केस। कहने का मतलब क्या? कुछ प्रश्न में रुपया का चर्चा रहता है, कुछ प्रश्न में चर्चा का नहीं रहा, कुछ प्रश्न में रुपया का चर्चा नहीं रहेगा, वस्तु का चर्चा रहेगा।
तो उस स्थिति में हम किस तरह से प्रश्न को बनाते हैं और फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए वही तो फॉर्मूला नहीं होता है। वही अगर सिर्फ फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो एग्जामिनर चेंज करके दे देता है। ये अमाउंट का केस में हम पढ़े हैं और वो भाव का केस में दे देगा, तब वहां अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या दिया देखिए, जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस, सीपी माने कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तथा प्रॉफिट यानी लाभ एवं लॉस हानि को रुपया के रूप में दर्शाते हैं। इसमें रुपया का चर्चा रहेगा तब उसे अमाउंट का केस कहा जाता है। कुछ रुपया दे के रहेगा तो उसे अमाउंट का केस कहा जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला लगता है अगर दे देगा, जैसे कुछ क्रय मूल्य दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ दे देगा, पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत इसका क्या है। तो देखिए लाभ प्रतिशत इसमें हो जाता है ये अमाउंट का केस में लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे में क्रय मूल्य यानी सीपी गुना 100%। ये होता है लाभ बटे सीपी गुना 100%। इसी में अगर हानि पूछ लेगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि ऊपर रखेंगे बटे में सीपी इंटू 100%। इस तरह से निकालेंगे लाभ प्रतिशत लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100%, हानि प्रतिशत हानि बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुना 100%। तो ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब अमाउंट का केस रहेगा। प्रश्न में अगर रुपया का चर्चा रहेगा, जैसे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सीपी दे दिया है 1000 रुपया, 1000 रुपया है सीपी, 1000 सीपी है। एसपी हो जाएगा मान चलिए 1050, लाभ दे दिया 50 रुपया करके है। इस तरह से रहेगा। तो इसमें पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर व्हाट। अच्छा हानि भी कभी कभी देता लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या, तो यहाँ देखिए स्पष्ट है 1000 क्या है सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना 1050, लाभ कितना का हो रहा है 50 रुपया का। सही बात है, हम 1000 में कोई सामान खरीदे हैं और 1050 में बेच दिए तो हमें लाभ कितना का हो रहा है 50 का। इसमें पूछ देगा प्रतिशत लाभ क्या हो रहा है। ये अगर नहीं भी देगा तो चलेगा, लाभ अगर नहीं देगा तो चलेगा, सिर्फ इसमें लाभ प्रतिशत पूछ देगा। तो देखिए 1000 रुपया में पता है 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदाया है और 1050 में बेच दिया है, तो इसमें क्या 50 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100, लाभ बटे क्रय मूल्य, चूंकि रुपया का चर्चा है इसमें तो सीपी आ जाएगा नीचे। तो 50 बटे 1000 गुना 100%। इस तरह से। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया 5% का लाभ, 5% का लाभ। तो ये रुपया का चर्चा था इसमें, ये अमाउंट का केस था इस प्रकार के सवाल में, तो हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं भाव का केस किस प्रकार का होगा। देखिए भाव का केस में क्या होता है, जब सीपी एसपी तथा प्रॉफिट एवं लॉस को वस्तु के रूप में दर्शाते हैं तो उसे भाव का केस कहा जाता है। भाव का केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि एसपी पर निकालते हैं। कहने का मतलब क्या, प्रश्न में जो है रुपया का चर्चा न रह के सिर्फ वस्तु का चर्चा रहेगा। जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा, इस तरह का प्रश्न रहेगा।
उसमें कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं रहेगा। तो जब भाव का केस रहेगा तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हम किस पे निकालेंगे, एसपी पे निकालेंगे। इसके लिए जो आ जाएगा फॉर्मूला इस तरह से आएगा, लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी एसपी गुना 100%। इस तरह से अब प्रतिशत हानि अगर निकालेंगे तो प्रतिशत हानि के लिए आ जाएगा हानि बटे एसपी गुना 100%। तो देखिए दोनों फॉर्मूला में अंतर है। हमें सिर्फ फॉर्मूला जो याद होता था कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, हानि प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। लेकिन प्रश्न में ये देखना पड़ेगा कि अमाउंट का केस है कि भाव का केस है। अमाउंट का केस रहेगा तो सीपी पे निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और जब भाव का केस रहेगा तो एसपी पर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में दे दिया कि 4 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी 3 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत क्या होगा, प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। देखिए इसमें वस्तु के 4 वस्तु का क्रय मूल्य 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें कहीं भी रुपया का चर्चा है नहीं है। अगर रुपया का चर्चा नहीं है तो इसे हम पकड़ लेंगे कि ये क्या है, भाव का केस है, भाव का केस है। और देखिए यहाँ सीपी कितना दिया है, 4 वस्तु, और एसपी कितना है, 3 वस्तु। जब हम 4 वस्तु खरीदे हैं और 3 वस्तु बेचे हैं तो स्वाभाविक है कि हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो 4 वस्तु 3 वस्तु बेच रहे हैं तो 1 वस्तु का लाभ हो रहा है, तो हमें यहाँ से पता हो गया कि लाभ ही हो रहा है, तो डायरेक्ट लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना का है, तो 1 का हो रहा है, 1 बटे एसपी रखेंगे, तो एसपी इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 3, तो 3 हो जाएगा गुना 100%। इसको जब काटेंगे तो 33.1/3% आएगा, इस तरह से। और देखिए इसमें और भी कंफ्यूजन हो सकता है कि मान चलिए हमें अमाउंट का केस पता रहेगा तो इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे, भाव का केस इस तरह नहीं सीपी पे निकालेंगे। अगर अमाउंट का केस पता रहेगा तो हमें लाभ या हानि किस पे निकालना है, सीपी पर। अब अगर भाव का केस रहेगा तो लाभ या हानि किस पे निकालेंगे, एसपी पे। लेकिन प्रश्न में रुपया और अमाउंट का केस और भाव का केस, रुपया और वस्तु दोनों का यदि चर्चा कर दे तो तब क्या करेंगे। तो उस स्थिति में कुछ नहीं, डायरेक्ट देखना, अगर रुपया का चर्चा है तो सीधा वह क्या है, अमाउंट का केस है। उसके बाद उसमें वस्तु आम केला कटहल कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। अगर रुपया का चर्चा हो गया तो उसमें समझेंगे ये अमाउंट का केस है, तब वह लाभ या हानि प्रतिशत जो निकालेंगे वो सीपी पर ही निकालेंगे। चलिए प्रश्न है, देखिए 2 ठो उस पे आधारित, इससे पहले जो हम बताएं। पहला है, यदि 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए इसमें कहीं भी रुपया का चर्चा नहीं है, रुपया पैसा का चर्चा नहीं है, तो यह क्या है, भाव का केस है। जब भाव का केस है, हमें पूछा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए, तो भाव का केस है तो किस पे निकालेंगे, एसपी पे। तो यहाँ से देखिए पता कि 6 वस्तु का क्रय मूल्य है और 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है।
क्योंकि 6 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है, यानी कम, यानी क्या है 6 ठो खरीदे हैं और हमें 7 बेचना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत यहां से निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए हानि कितना का हो रहा है, 6 वस्तु 7 वस्तु बिक रहा है, 6 वस्तु का क्रय मूल्य 7 वस्तु, 1 का हानि हो रहा है। रियल में कितना का है हानि, 1 का। अब क्या आएगा यहाँ, सीपी आएगा कि एसपी, एसपी आएगा, क्योंकि यह भाव का केस है। तो एसपी कितना है, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहाँ 7 आ जाएगा गुना 100%। अब देखिए इसमें डिवाइड कर दीजिए 7 से, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 10, 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 2 30, तो 2/7, इतना प्रतिशत जो है हानि होगा। इस तरह से यहीं पे यदि हम सीपी अगर 6 रख के बनाते क्रय मूल्य देखे तो ये गलत आंसर आ जाता। और ऑप्शन में रहता भी है इस तरह का प्रश्न, अगर 6 देके जितना भी आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा एबीसीडी करके, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि याद रखता है खाली कि प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%, वो दे देगा भाव का केस। तो अगर उस स्थिति से बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हम देखना पड़ेगा यहाँ पे कि भाव का केस है कि अमाउंट का केस है, उस तरह से। अब यहाँ देखिए 2 नंबर में कहता है यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य है और 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 15 वस्तु खरीदता है और 12 वस्तु बेच दे रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है, तो 3 का लाभ हो रहा है। तो 3 ऊपर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, तो 15 घटो 12, 3 बटे में क्या एसपी विक्रय मूल्य, यानी कितना 12, तो 12 आ जाएगा गुना 100%। तो देखिए 3 चौका 12 और 4 गुना 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 25%। ये हो जाएगा आंसर। तो भाव का केस में इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला, ये ए बी फॉर्मूला क्या है, ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100 पूरा का 100%, इस तरह का होता है ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला कहने का मतलब क्या, जब किसी वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो उसमें ए बी फॉर्मूला यूज होता है। जब कोई वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो ए बी फॉर्मूला लगता है। घटना घटने कहने का मतलब क्या, किसी वस्तु दे देगा, जैसे पहले 20% का वृद्धि हुआ, उसके बाद 10% का वृद्धि हुआ, तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। कोई कर्मचारी है, उसके वेतन पहले महीना में 30% का वृद्धि दे दिया, दूसरे महीना फिर 20% का वृद्धि दे दिया, तो पूछेगा तीसरे महीना में उसके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कभी घटा के दे भी सकता है, कभी बढ़ा के भी। किसी वस्तु पहले 20% का वृद्धि किया, उसके बाद फिर 10% का कमी कर दिया, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह से देगा। तो उसको हम कैसे निकालें, जैसे मान चलिए कोई वस्तु है, उस पर पहले 20% का वृद्धि कर दिया, 20% का वृद्धि दे देगा, फिर दूसरा बार 10% का वृद्धि दे दिया, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए फॉर्मूला लगा लेंगे, 20 + 10 प्लस 20 गुना 10, ए बी का नहीं मतलब ए गुना बी बटे में 100% में। तो देखिए ये 2 जीरो से यदि 0 कट जाएगा, 20 10 30 2 32%, यानी उस वस्तु में क्या हो जाएगा 32% की वृद्धि हो जाएगा। और देखिए कोई इसको सोच भी सकता है कि
पहले 20% वृद्धि हुआ, दूसरा बार में 10% का वृद्धि हुआ, तब 20-10 30% का वृद्धि हुआ। अगर इस तरह से अगर सोचा जाए तो गलत हो जाएगा। और कैसे गलत होता है इसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ 30%, यहाँ 32% कैसे निकल गया। तो मान चलिए कोई वस्तु है जिसका एमआरपी है 100 रुपया, 100 रुपया उसका एमआरपी है मान लिए। अब हमें दे दिया पहला 20% का वृद्धि, 20% की वृद्धि है। दूसरा बार दे दिया 10% का वृद्धि। तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें बताना है। तो देखिए पहले कितना था रुपया, एमआरपी है 100 रुपया, 100 रुपया में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, 20% का। तो 20% जब वृद्धि हो रहा है, हम 100 रुपया माने हैं, तो 100 में जितना का वृद्धि होगा प्रतिशत उतना ही रुपया में वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 20 रुपया का वृद्धि होने से कितना हो जाएगा वस्तु का मूल्य, यानी 100 रुपया है कोई, उसमें 20% का हम वृद्धि कर दिए। तो देखिए प्रतिशत कैंसिल, कितना हो गया 20 रुपया हुआ। तो पहला में 20 रुपया का वृद्धि हुआ, तब अब जो है टोटल रुपया कितना हो गया 100 रुपया और 20 रुपया, यानी 120 रुपया हो गया, 120 रुपया हो गया दूसरा वृद्धि के लिए, है ना। अब 120 पे 10% का वृद्धि हो जाएगा। तो जब 120 पे 10% का वृद्धि होगा तो देखिए प्रतिशत कैंसिल दोनों, कितना आ जा रहा है 12 रुपया। अब जब 12 रुपया आ गया तो कितना टोटल हो गया वृद्धि, 20 रुपया यहाँ बढ़ा, 12 रुपया यहाँ, तो 20 10 30 2 32, था कितना रुपया 100 रुपया। तो टोटल कितना हो गया वृद्धि 32%। देखिए यहाँ भी 20 10 30, यानी 32% का वृद्धि हो गया। इस तरह से क्योंकि पहले 100 रुपया था, अब कितना हो जाएगा 132। तो इस तरह से देखिए 32% पूर रहा है, ना कि 20 और 10 30 करेंगे तो गलत हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि यहाँ 100 रुपया पे, आप इससे अलग भी ले सकते हैं, उस पर भी इतना का ही आएगा। 100 इसलिए माना जाता है कि इसमें प्रतिशत मानना आसान रहता है। जैसे मान चलिए 100 रुपया है, उसमें हम बोलेंगे कि 10% कितना होगा, तो 10 रुपया होगा, 5% कितना होगा, 5 रुपया होगा। तो इसलिए हम 100 मान के बनाते हैं, इसमें बनाना आसान रहता है। आप दूसरा को भी चेक कर सकते हैं। देखिए मान चलिए किसी वस्तु का एमआरपी है 500 रुपया, आप अलग में भी लेंगे भाव तो देखिए वही आएगा सेम है। एमआरपी अगर 500 है, पहला वृद्धि दे दिया है 20%, ठीक। दूसरा में दे दिया है दूसरा वृद्धि 10% का। तो देखिए 500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दो जीरो तो उड़ जाएगा, तो 20 पंच 100, 20% की वृद्धि होने से कितना हो जाएगा 100 रुपया, है ना। अब टोटल रुपया अब कितना हो जाएगा 5 1 600 रुपया। अब 600 रुपया पे फिर 10% का वृद्धि होगा, 600 रुपया पे 10% का वृद्धि होगा, तो 600 में देखिए 2 जीरो उड़ जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा, तो 6 गुना 10 यानी 60 रुपया हो जाएगा। दूसरा बार में 60 रुपया हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जा रहा है 160 रुपया हो जा रहा है, 160 रुपया हो गया। तो अब देखिए टोटल वृद्धि कितना हो 160, पहले कितना था 500, तो 5 1 6, 660 रुपया हो जा रहा है। अब इसका हम अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 500 था, 160 का वृद्धि हो गया, तो 160 बटे में कर देंगे क्या ये 500 गुना 100%। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 तिया 15, 1 बच जाएगा 10, तो 5 दूना 10। देखिए इसमें भी 32% आया है। तो आप कोई भी मान लेंगे, लेकिन उसमें क्या है थोड़ा कैलकुलेशन जो भी आएगा फंस भी सकता है, लेकिन 100 रुपया बनाना आसान रहता है, इसलिए इस पे हम दर्शाए। आप कोई भी मानेंगे अगर 20 पर 10 वृद्धि हो रहा है तो वह 32% का होगी।
तो इतना ना करके डायरेक्ट इस पे बैठा देंगे 20 + 10 प्लस 20 × 10 बटे में 100। ये 2 जीरो से कैंसिल है, 20 × 10 30 2 32 हो जाएगा। इस तरह से निकालेंगे। देखिए फॉर्मूला यही रहेगा। अगर कोई वस्तु का दाम मान चलिए दे दिया है, किसी वस्तु के दाम में पहले 20% का वृद्धि करता है ना, 20% यानी प्लस में वृद्धि कर दिया। पहला 20% का वृद्धि कर दिया, और दूसरा बार 10% की कमी कर दिया यानी माइनस में। तब उस वस्तु पर मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा वो दिखाना है। तो देखिए एक बार 20% वृद्धि हो रहा, दूसरा बार में क्या हो रहा 10% की कमी हो जा रहा। तो 2 बार घटना घट गया ना। एक ही वस्तु जब दो बार घटना घटता था, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10% का कमी हो रहा है और पहले 20% का वृद्धि हो रहा, तो डायरेक्ट हम प्लस में नहीं रखेंगे। जब कमी आएगा तो इसके अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ ए की जगह पे क्या है 20, बी की जगह क्या है 10, तब इस तरह से बनेगा 20 - 10। अब देखिए माइनस में है, एक तो माइनस में एक तो प्लस में है, तो प्लस माइनस भी यहाँ माइनस होगा। ये गुना बी की जगह पे क्या हो जाएगा 20 × 10 बटे में 100। इस तरह से। तो आप देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 10 कितना हुआ 20 10 30 नहीं, 20 में से यहाँ घटों का चिन्ह है ना, तो 20 में से 10 घट जाएगा यहाँ, और 2 भी घटेगा। तो 20 में से 10 गया 10 है, फिर 2 घट जाएगा तो 8। अच्छा 20 में से 10 2 12 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8% वृद्धि। देखिए एक बार पहले 20% वृद्धि हुआ, फिर 10% की कमी कर दिया, फिर भी उसे कितना का वृद्धि हो रहा 8% का वृद्धि हो जा रहा है। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह आता तो उसे क्या हम पता कर लेते हैं कि हानि हो रहा है। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि वृद्धि हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो जब भी यहाँ माइनस में आ जाएगा तो वहां पे हानि हो जाएगा। अगर अभी क्या आ रहा है प्लस में आया हमें, तो ये क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो अगर घट रहा है तो इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से मान रख के। चलिए प्रश्न है एक, किसी आयत की लंबाई 30% एवं चौड़ाई 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए 30% लंबाई में यानी वृद्धि हो रहा है, किसी आयत की लंबाई में 30% चौड़ाई में 15% बढ़ा दिया जाता है तो वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 30 + 10 नहीं 15 है, 15% वृद्धि हो रहा है। पहले लंबाई में 30% और चौड़ाई में 15% वृद्धि हो रहा है, तो प्लस 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 ही आएगा। 30 × 15 बटा में कितना 100। तो देखिए ये पूरा किस में आएगा प्रतिशत में। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 दिया 15। ये हो जाएगा 30 10 40 5 45, और प्लस यहाँ ऊपर में कितना 3 × 9 और 2 से नीचे से भाग लग जाएगा। तो 9 में 2 से भाग लगेगा तो 2 चौका 8, 1 बच जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे 10 होगा तो 2 पंच 10। तो देखिए 45 से 4 49.5, 49.5 इतना प्रतिशत की क्या हो जाएगा उसमें वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।